बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिनजिनी कंसल्टिंग के और मुल्तान टैक्स बार MTBA के रेफरेंस से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है और आपको पता है ये कमेटी जो है वो आपको प्रैक्टिकली काम सिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई है। उस्मान भाई मेरे साथ हैं, उस्मान रेहान। ये मेरे बहुत पुराने क्लास फेलो भी हैं और हम लोग बड़े अरसे से टैक्स की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उस्मान साहब जो हैं वो यहाँ के मुल्तान के बहुत रिनाउंड और बड़े सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अब्दुल साहब उनके बेटे भी हैं और माशाल्लाह इनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से अबू ने की है। ज़बरदस्त आजकल प्रैक्टिस में उतरे हुए हैं। उस्मान भाई वेलकम, मोस्ट वेलकम आपको इस प्लेटफॉर्म पर। जी थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक अच्छा यू। जी, उस्मान साहब को हमने रिक्वेस्ट की, बड़े मुश्किल से काबू में आए हैं। इनको रिक्वेस्ट हमने की कि हमें आके ना ज़रा केस लॉ पढ़ा दें। शर्मीले से हैं और आके बड़े शर्माते रहते हैं कि जनाब मैंने नहीं पढ़ाना। तो आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं और अभी भी भाग गए थे कि जी मैं तो सोने चला गया हूँ, लेकिन मैंने भी रात को पकड़ लिया। मैंने कहा जनाब आप आएँ और आप आके ना ये पढ़ाएँ। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया। उम्मीद है कि आज हमें जो है ना इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ जी उस्मान भाई, आज का ये जो केस है इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करें ताकि हम फिर आगे चल सकें। जी इसमें आज जो हम केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं वो है जी वर्कर्स वेलफेयर फंड के हवाले से। तो इसमें एक तो काफ़ी डिस्प्यूट चलता रहता है प्रोविंशियल अथॉरिटी में और फेडरल बोर्ड में कि प्रोविंशियल जो है अथॉरिटी वो कहती है कि ये हमारी डोमेन में है 18वीं तरमीम के बाद, और लेकिन फेडरल बोर्ड कहता है कि ये हमसे अभी ये इख्तियार नहीं लिया गया। तो इसी हवाले से ना ये कभी कभी फेडरल बोर्ड वालों को जोश चढ़ता है तो वो इस तरह के नोटिस खोल लेते हैं कि जी नहीं वर्कर वेलफेयर फंड आप हमें दें। हालांकि PRA को जो है ना ये अब राइट दे दिया गया है इस हवाले से कि वो अब कलेक्ट करते हैं और वो करते भी हैं कलेक्ट, एक्टिवली नहीं कर रहे कलेक्ट, लेकिन बहरहाल ये उनकी डोमेन में है, अब FPR की डोमेन में नहीं है। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर्स को और हमारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो वो इस हवाले से एक ये जजमेंट पिछले साल की ही है, एपलेट ट्रिब्यूनल इंडियन रेवेन्यू लाहौर बेंच की। मतलब 2022 वो की। हाँ वो हमने कहा कि आज डिस्कस करें ताकि सबके नॉलेज में ये बात आ जाए। चलिए तो ज़बरदस्त हो गया। इसके साथ साथ ना मैं आपको ना अपनी टीम का भी थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ। हम लोग जो MTBA की तरफ से आपके पास आए हैं, हमसे मुराद है मुल्तान टैक्स बार की इलेक्टेड बॉडी, जो कि एक रेगुलर बॉडी है जिसमें खादिमुत्तैन मिर्ज़ा साहब हमारे जो सदर हैं और इमरान गाजी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये टीम एक्टिवली काम करने में कंसर्न है। park.laws.live के नाम से इन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी दे रखी है जिसमें आपको सारे केस लॉज मिल जाते हैं। हमने भी अपने केस लॉज वहाँ से फिर कोई ढूंढना हो तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं। लाइब्रेरी बड़ी वेल मेंटेन्ड है। अच्छा, यही टीम ने हमें एजुकेशन के लिए जब कहा तो हमने उनको कहा जी अब तो ऑनलाइन का दौर है, क्यों मुल्तान तक रहें, पूरे पाकिस्तान को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन हमने मेन फोकस अभी भी मुल्तान को रखा हुआ है। इसमें उस्मान भाई भी हमारे साथ हैं। उस्मान खान साहब हैं, FCA हैं, वो भी हमारे टीम मेंबर हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं एजुकेशन कमेटी के वो मोहम्मद यूनुस गाजी साहब हैं, वो भी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और यूनुस गाजी साहब ने यहाँ पर एक अरसे में अपनी प्रैक्टिस बनाई है। अब्दुल साहब और यूनुस गाजी साहब पहले बड़े एक्टिवली जो है वो बार में आमने सामने हुआ करते थे और आजकल माशाल्लाह मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी छोटी सी टीम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस केस की तरफ। केस को देखते हैं जी। सर, लाहौर केमिकल्स वर्सेस CIR CTO लाहौर 2015 का केस है। और फुल व्यू करते हैं इसको फुल व्यू कर दूं मैं इसको? चले सर, फिर हम नहीं नजर आएंगे इसके ऊपर और बस ये केस अब नजर आएगा। जब आप मुझे हुक्म करेंगे मैं इसको आगे कर दिया करूंगा। ये लें सर। नहीं नहीं ठीक है आप वापस करते हैं, कोई बात नहीं, हम भी नजर आते रहें साथ ताकि हम जो बोल रहे हैं वो भी लोगों को सही तरह पता लगता है। ठीक, ये लें अच्छा सर। जी, इसमें देखो जी केस लॉ है टैक्स ईयर 15 से परटेन करता है और इसका डिसीजन जो है वो लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था, ऑलमोस्ट एक साल पहले। और अभी क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे हमारे पास, हमारे अपने भी क्लाइंट्स को नोटिस आए हैं और भी हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी नोटिस आए, तो ये एक जजमेंट काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर हुई, तो इसको हमने पढ़ा तो काफ़ी जो है ना फेवरेबल है और टैक्स पेयर्स के। एटलीस्ट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो आपको इस हवाले से अगर शो कॉज करता है तो आपने उसे कैसे डिफेंड करना है। तो सर, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का केस नहीं है? जी जी ये मेजोरिटी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का केस है ना? जी नहीं, ये देखें WWF तो हर जो बिजनेस कंसर्न है ना, अगर AOP भी है ये उस पर भी अप्लाई होता है।
यानी उनका भी वो जो तो सर इनकम एक है ना ना आप उसकी। काइंडली टाइम निकालिएगा किसी टाइम में, हम WWF और WPPF के ऊपर ना एक सेपरेट वीडियो कर देंगे ताकि उसकी जुरिसडिक्शन समझ आ जाए। जी ज़रूर ज़रूर ठीक ज़रूर। सर, तो आगे चलें। जी अगली स्लाइड लीजिएगा। अच्छा इसमें देखें केस का नंबर आपके पास आ गया, ITA नंबर 1342 लाहौर बेंच 2022। इसमें ऑनरेबल सरफराज अली खान जुडिशल मेंबर जो हैं उन्होंने ये ऑर्डर लिखा था, और उनके दूसरे जो अकाउंटेंट मेंबर थे वो डॉक्टर शाहिद सदीक, जिन्होंने इस फैसले में उनके साथ डिसीजन को एग्री किया। नेक्स्ट अगली स्लाइड में आइए। अच्छा इसमें देखें जो मेन ग्राउंड जो उन्होंने लिए थे, जो टैक्स पेयर के कंसल्टेंट थे या जिसे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो ये था कि 18वीं तरमीम में जो है इस चीज़ को डिसाइड कर दिया गया था कि वर्कर वेलफेयर फंड और ये PPF जो है ना, ये अब ये सूबों को डिवॉल्व कर दिए गए थे। यानी फेडरल गवर्नमेंट ने खुद ही तरमीम करके इसको डिवॉल्व कर दिया कि जी ये सूबे देखेंगे। तो इसमें अब 18वीं तरमीम के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती थी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कि जी वो इसको जो है इसके नोटिस करे और इसको कलेक्ट करे। तो इसमें चले तब तक जब तक पंजाब ने अपना एक्ट जो है वो पास नहीं किया था, तो तब तक तो समझ आती थी कि जी वो एक चल रहा है सिस्टम पुराना, तो उसके हिसाब से वो कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें पंजाब ने भी अपना वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट जो है वो 2019 दिसंबर में पास किया, जिसके बाद से मैं समझता हूँ कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती फेडरल बोर्ड के पास क्योंकि वो जो है अब इसको कलेक्ट करे। हालांकि मैं उस सर एक्ट में लिखा हुआ भी है कि जी जी जी, मैं अगर 1 मिनट में फैक्ट्स अगर पढ़ दूँ तो टैक्स पेयर इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस केस में, और जी WWF और WPPF उसके ऊपर जो है वो कंपल्सरी है और उसने पेमेंट से करना है, और उसने टैक्स की जी रिटर्न में अपने एडजस्टमेंट नहीं करवानी है इसकी। जी ठीक हो। अच्छा, दूसरी बात ये असेसमेंट ऑफिसर ने उसको शो कॉज नोटिस दिया सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 में WPPF ऑर्डिनेंस 1971 के। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्या किया जी, असेसिंग ऑफिसर ने उससे जो जवाब लिया उस पर सेटिस्फाइड हो गया और साथ ही उसने उसको रिजेक्ट भी कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि उसने कहा जी, जब उसने जो रिजेक्शन भेजी उसमें उसने कहा जी आपने WWF जो है वो हमें यानी कि वर्कर वेलफेयर फंड जमा करवाना। फैक्ट्स तो ये हुए जिसके ऊपर एक डिस्प्यूट रेज हुआ, उसने अपील में ले गया केस, अपील वालों ने उसको कंफर्म कर दिया, मतलब ये कि उसको कहा जी आपने पेमेंट करनी है। तो उसके बाद वो यहाँ से एग्रीव्ड होने के बाद पहुंचा ट्रिब्यूनल में जहां से हम ये केस पढ़ रहे हैं। जी ऐसे ही उस्मान भाई, मैं जरा इस जी मामले में बिल्कुल। बहुत ज्यादा मैं अपने आप को नहीं काबिल अच्छा नहीं आपने समझता। फैक्ट्स ब्रीफ कर दी हैं। अच्छा जी फैक्ट्स में यही था कि IRO और जो है अपील कमीशन उन्होंने कहा जी ये हमारा ही इख्तियार है और इसको हम ही कलेक्ट करेंगे। इस बेसिस पे असेसमेंट स्टेज पे उसको ऑर्डर पास किया गया और फिर अपील स्टेज पे उसको कंफर्म कर दिया गया। लेकिन जब एपलेट फॉरम पे आया यानी सेकंड फॉरम पे आया एपलेट ट्रिब्यूनल में, तो उन्होंने बड़े डिटेल्ड में इसको ये जजमेंट को इसमें लिखा गया है, और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD 28 ऑफ 2017 पे रिलाई किया गया है, जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में जो WWF ने ही थ्रू अपनी जो मिनिस्ट्री थी उसके थ्रू एक ये केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात की कि जी 18वीं तरमीम के बाद अब विफाक के पास इसका इख्तियार नहीं है कलेक्ट करने का, अब ये सूबों का ही इख्तियार है कि वो कलेक्ट करें। अलबत्ता अगर वो पुराने नोटिस को इस तरह की चीज़ चल रही है तो वो जो है वो जब कंक्लूड हो जाएगी तो उसके बाद से इख्तियार खत्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि नए नोटिस इशू नहीं किए जा सकते। अब इसमें मैं थोड़ा सा इस केस के हवाले से ही, एक हमारा कुलीग है उनका ये केस था, उस पर WWF का नोटिस आया तो हमने उनको यही लिखा कि जी 18वीं तरमीम जो है उसके बाद आपके पास इख्तियार नहीं है, तो ये PRA के पास इख्तियार है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास, कि वो कलेक्ट करे। तो उनका बड़ा अजीब सी बात थी कि जी अच्छा आप वो कहते हैं कि आपने उधर देना है तो आप हमें उधर का सबूत दे दें, जबकि ये एक चीज़ का आपके पास इख्तियार ही नहीं है तो आप कैसे सबूत मांग सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने फिर भी ऑर्डर इसी सेक्शन 4 ऑफ WWF में पास किया, तो वो एफलेट स्टेज पे हमने इसी केस लॉ की बेस पे उसको हेयरिंग करवाई है। उम्मीद है कि सुपरेबल डिसीजन आएगा। तो इसी हवाले से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो ऑनरेबल जुडिशल मेंबर है उन्होंने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया और यही बताया कि जो 18वीं तरमीम के बाद अब WWF
वो सूबों का काम है। जिस तरह हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स में भी अब काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस आ गए हैं कि अगर वो फेडरल वाले कहते हैं आपने उधर टैक्स नहीं दिया तो आप हमें दें, तो इसमें ऐसे अपने डिसीजंस हैं जो कहते हैं कि अगर नहीं भी किया तो फिर भी आपको इख्तियार नहीं है, वो सूबाई अथॉरिटी का ही इख्तियार है कि वो जो है कलेक्ट करेगी। तो इसी तरह WWF भी जो है दिसंबर 19 में एक पंजाब असम्बली ने एक्ट पास कर दिया और उसमें बाकायदा ये जो है WWF ऑर्डिनेंस 1971 को रिपील भी कर लिया। तो उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि इस पे जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है इसको परसू करे या नोटिस करे। अच्छा मुझे भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा आवाज़ चेक कीजिए। अब देखिएगा उस्मान भाई, आवाज आ रही है? आगे बिल्कुल चल, अच्छा सर, अब मैं आपको कथा कलामी माफ जरा देखिएगा कि जनरल क्लॉज एक्ट जहां हम बात करते हैं, जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 8 कहता है कि जब कोई री एनेक्टमेंट होगी, अगर उसका एसेंस चेंज नहीं होता, अगर उसका कोई एसेंस चेंज नहीं होता है, तो जब कोई इख्तियार री एनेक्टमेंट के बाद जो नए आने वाला लॉ है उसके बाद चला जाता है, तो उसका सारा का सारा पिछला जो केस होता है वो भी सामने अगले वाले कानून के पास चला जाता है। ठीक है, तो इसकी प्ली ली थी इस केस के अंदर 2006 की इनेक्टमेंट को यूज करने के लिए कमिश्नर साहब ने। तो ये सेक्शन 8 के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि इसके ऊपर भी लोग इसको भी अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि इस जब तक मामला रहता है हमारे यहाँ इनकम टैक्स का, वहां तक तो लोगों का नॉलेज होता है। जनरल क्लॉज एक्ट के ऊपर जाकर फिर लोग थोड़ा सा कतराने लगते हैं कि जी ये तो प्योरली लॉयर का एक सवाबदीद शुरू हो जाती है। जी 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 बिल्कुल। जी मैं इस हवाले से थोड़ा सा ये भी आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको हमने अपनी जो प्रैक्टिस लाइफ में देखा है कि वो जहाँ पे उनकी फेवर में बात जाएगी ना वो वहीं पे चले जाएंगे, उस एक्ट को अपने पास वो मतलब अपने साथ प्रोसीडिंग में उसको ऐड कर लेंगे कि ये इस एक्ट के तहत जो है ना हम ये कर रहे हैं। लेकिन जहाँ टैक्स पेयर की फेवर में जारी होगी तो वो उस हवाले से वो फेवर नहीं देते उनको, वो कहते हैं कि नहीं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हमारे पास इख्तियार है कि हम ये कर सकते हैं। तो मुझे भाई मैं थोड़ा सा ये कहूँगा इसको ये जो है जूम कर दूं? जी जूम कर दें, या अगर आप रीड आउट करते तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं भी यही चाह रहा था कि सबको अगर पढ़ा जाए, मेरे ख्याल में पढ़ा नहीं जा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। जी जी आप थोड़ा सा इसको रीड आउट कर दें फिर डिस्कस। वेयर दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट or regulation made after the commencement of the act repeals or reenacts with or without notification any provision of a former enactment, मतलब बाद में आने वाली enactment, rather references in any other enactment or in any instrument to the provision so repealed shall, unless different intention appears, intention का difference हो, be construed as reference to the provision so reenacted. reenacted के मुताबिक ही डील होगा। मतलब ये कि पहले इख्तियार अगर पहले वाले के पास था और अब इख्तियार दूसरे वाले के पास आ गया है, अगर इंटेंशन चेंज नहीं हुई लॉ की, मतलब लेने की इंटेंशन तो चेंज नहीं हुई ना, तो वो नए के पास आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी प्रॉब्लम ये हुई ना कि उन्होंने तो इसको इस तरह इस्तेमाल किया था कि ये 2006 में ये लॉ में अमेंडमेंट आई थी जिसके तहत उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था कि 2006 के मुताबिक अब ये हमारा इस्तेहकाक है कि हमने इसको कलेक्ट करना है। 2006 और 2008 के मुताबिक उन्होंने इसको कहा जी अब ये हमारा इस्तेहकाक है, और इस केस के अंदर उसी सेक्शन का हवाला देकर फिर हमने हवाला ये दे दिया, इस केस में हवाला दिया गया कि नहीं, ये अब इसी लॉ के मुताबिक क्योंकि ये सूबों का इस्तेहकाक है, तो अब ये हम स्पेसिफिक ये जो जनरल क्लॉज एक्ट है उसके सेक्शन 8 के मुताबिक ये सूबा कलेक्ट करेगा, री एनेक्टमेंट अब उसके पास है और आपके पास अब नहीं है। उसके नीचे फिर वो ये एक इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता है इसी के अंदर, वेयर बिफोर द 15th day of August 1947 any act of the Parliament of the United Kingdom repealed and re-enacted with or without modification any provision of the former enactment, rather reference in any central act or in any regulation or instrument to the provision so repealed shall, unless any different intention appears,
बी कंस्टिट्यूड एज रेफरेंस टू द प्रीवियस सो रीइनेक्ट। तो उसने वो यानी रीइनेक्ट वही चीज दोबारा इनेक्ट कर दी गई है। हाँ जी हाँ जी फिर उसमें अथॉरिटी वो चेंज कर दी गई। हाँ जी हाँ। अच्छा यही बात उसने ना अपने इस ग्राउंड में भी यहाँ ली, अपील कमिश्नर जो इसने हाँ जी अपील में ली उसने जी ट्रिब्यूनल में ले। सर अब अगर हम अपनी टीम से भी मिलवा देते हैं, टीम का आप तारुफ करवा दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी अच्छा, हमारे जो इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ कि जो हमारा केस लॉ है, एक तो ये जैसे आपसे शुरू में बात हो WWF का अगर कोई नोटिस आता है आपके पास, तो एक तो आपने सीधा ग्राउंड लेने का जी 18वीं तरमीम के बाद आप इसकी मतलब आपके पास अथॉरिटी नहीं है। ये PRA के पास है, लोग अब PRA को जमा भी करवा रहे हैं। सही। और क्योंकि PRA को बाकायदा है ना, वो उसमें एक्ट में कहा गया है कि जी ये कलेक्शन करेगी। सही हो गया। और इसके अलावा अगर वो फिर भी ऑर्डर पास करते हैं तो आपके पास ये केस लॉ आ गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ भी आ गया। इसकी बेसिस पे आप अपने क्लाइंट्स के केस को डिफेंड कर सकते हैं। सही। तो बहुत शुक्रिया मोहित भाई, आज के लेक्चर के हवाले से आपने जो है ना इस टॉपिक पे मौका दिया बोलने का। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी रात को हमें पकड़ाई दे दी, आज तो हमने आपको पकड़ के बुलाया आप तो पकड़ाई नहीं दे रहे थे और ये भी बहुत शुक्रिया, आप सुबह नमाजी आदमी, आप सुबह उठते हैं, रमज़ान भी चल रहा है और रोज़े भी आप रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने रात को हमें 12 बजे तक टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और आपने सुबह ऑफिस भी आना है। वीडियो को कंक्लूड करते हैं, दो चीज़ें दिखा देता हूँ जी मैं, उस्मान भाई ने ही प्रोवाइड की हैं। एक तो ये है जी, ये केस लॉ है, किसी को चाहिए हो दोस्त को वो मेरे से ले सकता है, मुझे सिर्फ बता देंगे आप, उस्मान भाई की इजाज़त से मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा जी बिल्कुल सबसे शेयर करें। ठीक है जी, ये आपको मिल जाएगा जब भी आप कहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड के ऊपर इसका कोई लिंक बनाकर आपको दे दूं। अच्छा ये एक मिल जाएगा। दूसरी बात, ये 2017 का मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने केस निकाल दिया है। एक्टिव ने पाक लॉज लाइव के हवाले से वेबसाइट दी हुई है, तो बेसिकली फ्री है मेंबर्स के लिए, वहां से हमने इसको एक्सट्रैक्ट जी। और जो MTBA के मेंबर बनेंगे उनके लिए ये कोर्स भी फ्री है। MTBA के जो लोग मेंबर हैं, जो मेंबर्स बन रहे हैं, आपको तो खैर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम तो इस बात को बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि जो नए बच्चे हैं जो काम सीखना चाह रहे हैं, हम तो उनको ना सिर्फ उस तक रोक रहे हैं कि रिटर्न फाइल करते रहे, हम तो लेके आ रहे हैं। आप जैसे सीनियर्स को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाएं और उनको लिटिगेशन सिखाएं। ये अगर कोई केस लॉ देख लेता है, समझ लेता है, तो वो अब इस काबिल हो गया है कि वो कम से कम WWF के किसी नोटिस का जवाब तो दे सकेगा। चले कच्ची पक्की अंग्रेजी में लिखेगा तो सही। मेरे जैसा कोई बंदा नोटिस का जवाब तो लिखेगा, एक दफा हिम्मत तो करेगा। अगर वो आपको कोई आके चेक करवाने की ख्वाहिश करके जाहिर करे तो सर आपको मसला तो कोई नहीं है। नहीं कोई इशू नहीं है, किसी को भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए नोटिस के रिप्लाई बनाने में तो मैं हाजिर हूँ एनी टाइम। ठीक है उस्मान भाई, मैं आपका नंबर भी जो मेरे से मांगेगा मैं आपकी इजाज़त से उनको शेयर कर दिया करूँगा। बाकी सर थैंक यू सो मच, गिव टाइम टू योर फैमिली एंड बहुत शुक्रिया। रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। होपफुली एवरीथिंग इज गोइंग वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।